है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये परीक्षा जो थी वह 2.5 घंटे की थी और 150 नंबर का पेपर हुआ था आपका। चलते हैं, इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जहां तक कृदंत प्रत्यय की बात कर लेते हैं तो क्रिया के धातु रूप के साथ ये जुड़ता है। किसके साथ? क्रिया के धातु रूप के साथ ये जुड़ता है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो हम आपको बता दें कि जो व्याकरण के जानकार होते हैं उनको हम लोग वैयाकरण के नाम से इसको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका की अगर हम बात कर लेते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ये जो संपादक हुआ था सरस्वती पत्रिका का 1903 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चिदंबरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 1968 में ये प्राप्त हुआ था। यह एक काव्य संग्रह था ये, और इसी पर सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महान शब्द में तो प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। अगर महान में तो प्रत्यय की अगर हम बात कर लेते हैं तो महान में जब तो प्रत्यय लगेगा तो ये बन जाता है आपका महत्व बन जाता है, क्योंकि तो प्रत्यय आपका पीछे लगता है। प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, हमेशा याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? यहां तक बात कर लेते हैं आदिकाल को क्या संज्ञा दिया गया है। तो याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनको जो है बीजपन काल की जो है संज्ञा दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। अगर हिंदी शब्द की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम जब हिंदी पढ़ा रहे थे तो उसमें पिछली वीडियो में हमने बताया था यह किस भाषा का शब्द है, तो आप बता सकते हैं ये फारसी भाषा का शब्द, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। और तत्सम शब्द की बात हम कर लेते हैं तो हमने पिछली वीडियो में भी बताए थे हम कि जिसको बोलने में थोड़ा अटपटा महसूस हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द वह होता है कि जो संस्कृत का ज्यों का त्यों हिंदी में लिखा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि इसमें एक पैराग्राफ दिया है, इसी पैराग्राफ के हिसाब से आपका प्रश्न पूछा गया है। चलिए बात कर लेते हैं कि हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि सही या सत्य नहीं है, लेकिन
उसके प्रति निष्ठा विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे कि हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। आगे बात कर लेते हैं कि हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक विभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और खाली बन गई है। चलते हैं इस पैराग्राफ के अनुसार जो है क्वेश्चन को हम हल करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहा है कि हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। क्योंकि पैराग्राफ में हमने आपको बताया है कि हमने जीवन का विभिन्न अंग किसको बना लिया है, तो पाखंड और दिखावे को। पाखंड और दिखावे को हमने जीवन का विभिन्न अंग बना लिया है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा कि छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, तो ये हम आपको बता दें, पीछे पैराग्राफ में आपका दिया हुआ था खुलकर। कैसे करते हैं, खुलकर पूरा उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। इस पंक्ति के हिसाब से हमको आंसर देना है। पूछा है आप क्वेश्चन में कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। जहां तक हम बात कर लेते हैं अलंकार की, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें रूपक अलंकार की बात कर रही, इसमें रूप की तुलना किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें घट घट 2 बार आया है, इसलिए रूपक अलंकार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है। अगर इस कविता की हम बात कर लेते हैं तो ये कविता आपकी है केशवदास की है। किसकी है, केशवदास की है। वीडियो को स्किप ना करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती, इसका सरस्वती का पर्याय नहीं है। अगर सरस्वती की पर्याय की हम बात कर लेते हैं तो जाह्नवी जो है सरस्वती का पर्याय नहीं है। क्योंकि तो सरस्वती को वीरापाणी भी कहा जाता है, भारती भी कहा जाता है, वाग्देवी भी कहा जाता है, लेकिन जाह्नवी नहीं कहा जाता। यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमने आपको बताया था कि मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं। क्या है, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक। जहां तक हम बात कर लेते हैं तो हमने आपको बताया था जो सो वाला जो काम होता है, जो सो अगर लगा हो तो संबंधवाचक में, जो सो जैसा तैसा लगा हो तो संबंधवाचक में, या काकी के लगा हो संबंधवाचक में हो जाएगा। अनिश्चयवाचक का मतलब सर्वनाम होता है कि कोई भी संख्या निश्चित नहीं होता है। प्रश्नवाचक की बात कर लेते हैं तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम ये होगा आपका। पुरुषवाचक में हमने बताया कि यह 3 तरह का होता है, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ऐसे 3 तरह के पुरुष होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से है। महाप्राण व्यंजन की बात कर रहा है। अच्छा महाप्राण व्यंजन होता क्या है, अल्प प्राण, महाप्राण। महाप्राण की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिसको बोलने में ज्यादा हमारे गले से हवा निकलती है, यानी सांस ज्यादा निकलती है। और हमने आपको बताया था क ख क च ट त प, ये नहीं होगा, क ख, देखिए ख छ ठ थ फ, मतलब ज्यादा हवा निकलने की बात हो रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग महाप्राण की संज्ञा देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है
इसमें कहा कि जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो समास आप भली भांति करते हैं, जानते हैं कि द्विगु समास की बात कर रहा है। जहां संख्या की बात आ जाए, जहां संख्या की बात आ जाए वहां पे तुरंत आप भाग के जाएंगे क्या? द्विगु समास। बहुब्रीहि की अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुब्रीहि की बात कर लेते हैं हम, तो जितने पर्यायवाची होते हैं, पर्यायवाची जितने शब्द होते हैं ये टोटल बहुब्रीहि हो जाते हैं। तत्पुरुष समास की बात कर लेते हैं तो तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का कि अधिकरण में पर ऐसे करके पूरा दिखाया जाता है। इसमें कारक चिन्ह पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं कर्मधारय। कर्मधारय का मतलब कर्म को धारण करने वाला। जैसे हमने कहा कि नीला आकाश, तो आकाश कैसा है? नीला। इसी को कहते हैं क्या? कर्म धारय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें कहा कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिनेश, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण, हे चीर नवीन। इस दोहे के अनुसार हमको इस पर इसका आंसर देना है। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसका आंसर आप स्वयं दें। कहा है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिनेश, तुम अस्थिहीन, तो शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण, हे चीर नवीन। यानी यह विरोधाभास की बात बता रहा है, यह विरोध की बात बता रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे चिन्ह से सवाल आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। योजक चिन्ह आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो योजक चिन्ह आपको हमने बताया था ये होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग का है? अच्छा, बुद्धिमान की बात बता रहा है ना, तो बुद्धिमान किस संवर्ग का है? तो बुद्धिमान का मतलब उसकी विशेषता की बात बता रहा है। बुद्धिमान का मतलब वो उसका गुण है, उसका विशेषण है। विशेषण हमने आपको बताया ही था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कवि का स्त्रीलिंग है। कवि, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि के स्त्रीलिंग की अगर बात कर लेते हैं तो कवियत्री हो जाएगा आपका। कौन सा? शुद्ध रूप इसका ये होता है। ये भी बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 21वां सवाल है। संस्कृत भाषा से पूछा हुआ है कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने अस्मिन ईश्वलोके सर्वत्र के न भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, यानी साधु की बात कर रहा है, साधु की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। सर्वोदय पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? सर्वोदय की अगर हम बात करें, सर्वोदय का संधि विच्छेद करते हैं तो सूर्यों का उदय, सूर्य का उदय। जब सूर्य के उदय की बात आएगी तो ये तत्पुरुष समास में चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कर्मधारय की बात कर रहा है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूंकि एक बार बता दें कि द्विगु समास की बात हमने बताया था। द्विगु समास किसे कहते हैं? तो हमने कहा जहां संख्या की बात आती है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास की बात कर लेते हैं जहां दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास की बात कर लेते हैं तो बहुब्रीहि समास पर्यायवाची की बात बता रहा है। कर्मधारय की बात मतलब वस्तु है, उस वस्तु की कोई विशेषता है, उसे हम लोग कर्मधारय कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से आपसे पूछा हुआ है संस्कृत भाषा से कि दास्यति क्रियापद में लकार कौन सा है? लकार की हम बात कर लेते हैं। लकार क्या होता है? दास्यति क्रियापद में लकार है, तो ये आपका है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये दा धातु, दा धातु
कि लिट लकार यानी परस्मय पद के प्रथम पुरुष एक वचन से लिया गया है। दा धातु लिट लकार परस्मय पद के प्रथम पुरुष एक वचन से ये चीज आपका लिया गया है, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका लिट लकार हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि उदेति सविता ताम्र एवं अस्तमेति च संपतौ विपतौ च महता में करूपता सविता कीदृश उदेति। तो ये बात कर रहा है आपका सविता कीदृश उदेति, यानी ये ताम्र की बात कर रहा है कि सविता जो है वह ताम्र की बात बता रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है संस्कृत भाषा से। यह आपका रिश्तों से पूछा हुआ है कि पितृ स्वसा का अर्थ क्या है। पितृ स्वसा का मतलब पिता की बहन। जब पिता की बहन की हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यानी बुआ की बात बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। अच्छा, गम धातु का हमने आपको बताया था कि गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यथ, गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्यामः। अर्थात हमसे पूछा है कि गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका गमिष्यथ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। हमने कहा कि जब शिव तांडव हुआ था तो उसी समय उनके डमरी से जो 14 प्रकार के महेश्वर सूत्र निकले थे, उसी से ये सवाल आपका बना हुआ है, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा कि गा पद में विभक्ति है। यहां गा पद की बात बता रहा है कि विभक्ति कौन सी है। तो विभक्ति की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन। इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन की बात बता रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हसंति पद में प्रत्यय है। हसंति पद में प्रत्यय, और प्रत्यय हमने आपको बताया था कि प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। यहां संस्कृत से प्रत्यय पूछा है तो इसमें हो जाएगा आपका सत्य प्रत्यय होता है। क्या होता है? हसंति में सत्य प्रत्यय होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31वां जो आपके इंग्लिश भाषा से पूछा हुआ, इसमें 14 सब्जेक्टों को शामिल किया गया है। सभी सब्जेक्ट से आपके सवाल यहाँ पे बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 और 32, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ, इस पैराग्राफ के हिसाब से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है 31वां क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट अपोजिट इन मीनिंग of the word deflect as used in the passage। इसका विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा कि अकॉर्डिंग टू द आउटर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस।
ये जो सेंटेंस आपका दिया गया है इसमें इन चारों में से एक आपको भरना है। क्या हो सकता है, यहाँ कंट्री की बात कर रहा है तो इसके लिए हम भर सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 को, वंस भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि द नंबर ऑफ वावेल और कॉन्सोनेंट, वावेल और कॉन्सोनेंट की बात बता रहा है कि साउंड इन इंग्लिश इज इंडिकेट रिस्पेक्टिवली बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 और 24, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट नरेशन आपका बताना है, बदलना है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन में जब आप बदलेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हील आई एम अवे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। कहा कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंस वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब ये किसका भाग है, आपसे पूछा हुआ है 36वें क्वेश्चन का कि ये किसका भाग है, तो इसको हम लोग एडवर्ब का नाम देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब क्या कहते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहा जाता है हिंदी में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फाइंड आउट करना हमको इसमें से सब्जेक्ट को। अच्छा, सब्जेक्ट क्या बन सकता है इसका, तो 37वें का 37वां का हो जाएगा आपका ए हैरमिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ड टू द पास्ट टेंस। जो सेंटेंस दिया है इसका आपको पास्ट में बदलना है। अच्छा, क्या हो सकता है इसका, इसका आपका हाइड हो जाएगा, HIDE। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, हाइड नहीं होगा, ये आपका हाइड नहीं होगा, ये गलत, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, HID, ये भरा जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। आइडेंटिफाई हमको करना है जो सेंटेंस दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आपका एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। मतलब कि इस सेंटेंस में कौन मतलब सही दिया है। कहा कि ही इज एन यूरोपियन सिटीजन, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका उसके हिसाब से। कहा कि ये आपका गलत कहा है, फॉलो नहीं होगा कि एन ए रुपीज नॉट इन रोर ऑफ फाइंड, ये भी गलत बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, आई डोनेट एन यूनिट ऑफ ब्लड, ये भी सही नहीं है। आगे कहते हैं इसके हिसाब से देखेंगे एंड FIR वाज लॉडगेड अगेंस्ट हिम, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 31वां क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ और ये आपका GS का सवाल है। GS में आपका इतिहास से पूछा हुआ है, इंग्लिश आपका समापन है।
31वां क्वेश्चन कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अगर मुस्लिम अध्यक्ष की हम बात कर लेते हैं तो बदरुद्दीन तैयबजी साहब थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठी चार्ज से लगी चोट के किस नेता की मृत्यु हुई थी। जो साइमन कमीशन के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें जब अंग्रेजों के द्वारा लाठी चार्ज हुआ था, उस लाठी चार्ज में एक क्रांतिकारी थे जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिनका नाम आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएंगे आपके लाला लाजपत राय हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका संविधान से पूछा हुआ है। संविधान से पूछा हुआ सवाल है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक, इसमें दिनों की संख्या पूछा है, तो दिनों की संख्या आपकी हो जाएगी 14 दिन तक वह रुक सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या कि ज्योग्राफी से सवाल है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम या दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। अच्छा, कन्याकुमारी की जहां तक बात कर लेते हैं, ये कहां स्थित है, तो कन्याकुमारी आपकी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 35वां आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन से अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां आपसे पूछा हुआ नहीं है। जब नहीं है पूछा जाएगा कौन सा समुद्री धाराओं में अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये हो जाएगी आपको अगुलहास की जलधारा, ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नहीं है पूछा है तो नहीं के हिसाब से आपका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दर्रा से पूछा हुआ है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ये आप भली भांति बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपका स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। तो आप जानते हैं भारत में गरीबी का आकलन जो है परिवार का जो उपभोग और व्यय होता है उसके आधार पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन आपका संविधान से पूछा हुआ कि इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष की बात कर रहा है। उस समय अध्यक्ष 2 बने थे, एक अस्थायी अध्यक्ष बने थे और एक अस्थायी अध्यक्ष बने थे। यहाँ पहले अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो पहले अध्यक्ष जो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद बने थे। इनको अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। तो अस्थायी पूछा या पहले पूछे तो भी डॉक्टर सच्चिदानंद को आप। आगे बढ़ते हैं, इसी में अगर हम बता दें आपको कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब 2 दिन बाद बैठक फिर स्वयं बुलाई गई, उस समय इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बाबा साहब की बात कर लेते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर की, तो इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि काकोरी, इतिहास से है कि काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था। यहां तक काकोरी की बात कर लेते हैं। काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, इसे काकोरी कांड के नाम से इसको जाना जाता है, और ये हुआ था आपका 1925 को। 1925 को ये कांड हुआ था आपका काकोरी कांड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत में अवस्थित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो ये आपको भली भांति परिचित है आप इससे कि भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्राचीनतम भी कहा जाता है, ये आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं 51 वाला क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है।
ध्यान दीजिएगा, यहां आपसे पूछा हुआ सही नहीं है, नहीं सही है, ये आपका साइकोलॉजी से प्रश्न पूछा हुआ है। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है, तो यहां सही नहीं की बात पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं इसमें नहीं की बात कराए तो निगेटिव इसमें ढूंढेंगे। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, ये सही कह रहा है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया, सही बात है, क्योंकि अध्यापक, पुस्तक और विद्यार्थी तीनों होना चाहिए। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, ये भी सही करा है। इसमें कहा कि शिक्षण केवल कक्षा 1 तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया, ऐसी बात नहीं है। शिक्षा की प्रक्रिया विस्तार होती है। इसमें देखिए केवल भी लगाया है नेगेटिव वर्ड, इसलिए इसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? मिड डे मील की प्रक्रिया चली थी प्राथमिक विद्यालयों में, क्यों चली थी? इसके कई कारण थे। तो इसका जो मेन कारण था वह नामांकन को बढ़ावा देना था, नामांकन संख्या को बढ़ावा देना था। अच्छा, ये कब शुरू हुआ था इसको भी चर्चा कर लेते हैं। ये 15 अगस्त 1995 को ये शुरू हुआ था। इसमें छात्रों के पोषण स्तर में वृद्धि की बात कही गई थी। सार्वजनिकरण को बढ़ावा देने और नामांकन उपस्थिति वृद्धि, ड्रॉप आउट को रोकना, ये सारी प्रक्रियाओं का इसमें जिक्र किया गया था। सामाजिक समता को बढ़ावा देना, समानता को बढ़ावा देना और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रीष्म अवकाश के दौरान पोषण सहायता देने की बात इसमें कही गई थी मिड डे मील में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 53 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की बात कर लेते हैं तो ये कहे थे थॉर्नडाइक, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 54वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। कहा है कि पढ़ने और लिखने की क्षमता है। देखिए इसमें दोनों पूछा है, पढ़ने और लिखने की बात बताया है। अगर पढ़ने की बात कर लेते हैं तो इसके लिए डिसलेक्सिया होता है। अच्छा, लिखने की बात कर लेते हैं तो इसके लिए ग्राफिया डिसग्राफिया का नाम लिया जाता है, लेकिन इसमें आपका दोनों प्लस करके ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए यह ऑप्शन स्टार में जाएगा। दोनों का पूछा है और दोनों का ऑप्शन में है नहीं, किसी एक का मारेंगे तो दूसरे में गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये इसको स्टार लगा के छोड़ देते हैं। ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 48वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। 55 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किसने कहा नवाचार एवं ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। अगर इनकी हम बात कर लेते हैं तो ये कहे थे आपके E.M. रोजर साहब कहे थे कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय और अवरोधन की बात पर विचार किया था? तो ये कौन किए थे? ये आपका किया गया था हॉरगोड समिति के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ये साइंस से प्रश्न यानी विज्ञान से पूछा हुआ प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, हॉरगेट समिति कब आई हुई थी? बात कर लेते ये कब आई हुई थी, तो ये 1929 में ये हॉरगेट समिति का बना हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि परम शून्य स्थित होती है, परम शून्य स्थित होती है, परम शून्य की बात बताया है। तो परम शून्य आपका हो जाएगा आनुपातिक स्केल में, आनुपातिक स्केल में ये उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं कि पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? तो इसकी हम बात कर लेते हैं तो ये पूर्व ज्ञान की बात बता रहा है, क्योंकि पाठ प्रस्तावना कौशल की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमको सबसे पहले पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी। अगर कब प्रस्तुत की गई थी आपसे सवाल पूछे तो आप बताएंगे साहब 2005 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का प्रयोग करके अपने प्रशिक्षण में सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो यह किसके द्वारा दी गई है, वेलफेयर के द्वारा ये दिया गया है, वेलफेयर ग्राहम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी। किस उद्देश्य से हुई थी, तो ये दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 62 वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित है। विकासात्मक यानी विकास किधर से किधर होता है। विकास के 2 नियम आपको हमने बताया था। सबसे पहला मस्तकाधोमुखी नियम और निकट से दूर का नियम, ये दोनों होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अगर हम बात कर लेते हैं 63 वाले क्वेश्चन की, तो ये हो जाएगी आपकी संस्कृति। क्या हो जाएगी, संस्कृति हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, ब्रेन लिपि के जनक कौन थे। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं ब्रेन लिपि के जनक लुइस ब्रेन साहब थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। यहाँ प्राचीन अनुबंधन की सिद्धांत की बात बता रहा है, तो अनुबंधन का सिद्धांत ये देने वाले जो व्यक्ति थे वह पावलोव थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी आपका साहब, पुस्तकों से सवाल पूछा हुआ, गाल्टन के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 67वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां ये भी करता है, पौष्टिक भोजन ये भी करता है, रोग और चोट ये भी प्रभावित करता है। प्रभावित का मतलब अच्छा भी बुरा भी, कुछ भी कर सकता है, यानी प्रभावित कर सकता है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है 68वां क्वेश्चन आपका कि गणने के अधिक सोपान का सही क्रम क्या है। हमको सही क्रम बताना है। सही क्रम में आपका हो जाएगा नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, ये नहीं होगा। संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, नियम अधिगम, ये भी नहीं होगा। संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान, ठीक। संप्रत्यय कोई रहेगा तभी आपका नियम बनेगा, अनियम जब बनेगा तो उसका समाधान होना ही होना है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं देने की बात बताया है, तो ये होता है आपका उद्भवन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय अवस्थित विकलांग संस्थान कहाँ है। विकलांग संस्थान की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह आपका मिलेगा कोलकाता में। कहाँ मिलेगा, कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं, खाने का नमक किससे बनता है। तो ये जो खाने का नमक होता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार आपका दोनों से बनता है, यानी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, जिसमें यच की मात्रा पाई जाती है और स्वाद में खट्टा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्षार की जिसमें OH की मात्रा पाई जाती है, यानी स्वाद की बात करें तो कड़वा होता है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए, कितनी गुना, अगर हम बात कर लेते हैं 4 गुना हो जाए, तो नया संवेग क्या होगा। संवेग आपसे पूछा है,
नया संवेग अगर 4 गुना हो जाए, प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तो नया संवेग क्या होगा? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो होगा प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो हम आपको बता दें कि अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 74वां क्वेश्चन। कहा कि 1 माइक्रोन मतलब म्यू होता है, किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है आपका 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत अवस्थित रहते हैं कहलाता है। देखिए, ओजोन परत से आपके सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो यह वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहने की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि श्वास निद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? श्वास निद्र का उपयोग तो ये किया जाता है आपका जो तिल चट्टा होता है, इसके द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा कि सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x बराबर 6t स्क्वायर - 5t के अनुसार बदलती है, जहां x मीटर में t सेकंड में है। कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा? कण का प्रारंभिक वेग आपसे पूछा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका -5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो रतौंधी किसकी कमी से होता है? आप सभी लोग जानते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 4.4 ग्राम CO2 का NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर आयतन होगा। यहाँ आयतन की बात बताया है, तो आयतन आपसे पूछा हुआ है, तो इसका हो जाएगा 2.24 लीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें सबसे कमजोर यानी क्षीण बल कौन सा है? सबसे कमजोर बल की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण की बात बता रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 81 कि b के किस मान के लिए असमीका, ये जो समीकरण दिया हुआ समीकरण सत्य है, तो किस मान के लिए सत्य है अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, संलग्न चित्र में यदि AB प्लस AC बराबर 5AD तथा AC माइनस AD बराबर 8 है तो आयतन ABCD का क्षेत्रफल हमको बताना है। ये क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 60 वर्ग इकाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 और उसके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? उनके आयतनों के अनुपात अगर कर ले, अगर उनके अनुपात की बात कर लेते हैं तो अनुपात आपका हो जाएगा 83 का 4:25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
4:25 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा है कि प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत आपका हो जाएगा 11 से ही 1/4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है, इनका योग बताना है, इनका मान बताना है, इतने बराबर इतने, तो इन सभी का मान बताना है। यानी 85 वाले का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 5.9994 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि 3 संख्याओं का योग 98 यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 9:3 है तथा दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 5:8 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 86 वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 30 होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समष्टिभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप क्या होगा। इसके परिमाप की बात कर रहा है। परिमाप यदि आपसे पूछे तो आप बता देंगे साहब 6r होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 88 क्वेश्चन की तरफ, आपके स्क्रीन के ऊपर है। किसी त्रिभुज के अंतःकेंद्र को सुनिश्चित किया जाता है, यानी किसको मानकर त्रिभुज के अंतःकेंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। यहां तक बात कर लेते हैं किसे मानकर किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कोणों का जब अर्धक आप करेंगे तब जाके त्रिभुज के अंतःकेंद्र को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो यहां बात कर लेते हैं कोणों को अर्धक करने की। अच्छा, एक सवाल आपका ये पूछा हुआ 1001 का क्यूब यदि आप करते हैं तो इसको आपको एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के आधार पर तोड़ना होगा। ये आपको इसको जब आप तोड़ेंगे तो 1000 + 1 का क्यूब हो जाएगा। अब a + b के क्यूब के फार्मूले पे जब आप तोड़ेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a + b का मान जब रखेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 720 हो जाएगा, आपका लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भिन्न से आपसे सवाल पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। छोटी बड़ी भिन्न छांटने का तरीका हमने लाइव वीडियो में बताया हुआ है। मैथ का की वीडियो एक अलग से हम आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे, संपूर्ण हल के साथ, बेहतर हल के साथ। फिलहाल इस पेपर में बस आंसर की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। छोटी और बड़ी भिन्न, छोटी बड़ी भिन्न छांटना है आपको तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि जितना है, जैसे 6/11 है तो ऊपर एक 0 बढ़ा लीजिए, भाग दे दीजिए, जितना आता है उसको नोट कर लीजिए। ऐसे करके आप करेंगे तो जो छोटा मान आएगा तो छोटा, जिसका बड़ा मान आएगा भाग देने पर उसका मान भिन्न बड़ी होगी। ऐसे करके आप कर ले जाएंगे। चलिए उसको हम बता देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। जहां तक भिन्न की बात हम कर लेते हैं तो ये 19/36 हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि इसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। तो इसका 20% यदि आप घटा देते हैं तो इसका एक समान बना रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 1.27 के ऊपर बार बराबर है, किसके बराबर है। तो ये आप हो जाएगा, ये 14/11 के बराबर है, 14/11 के बराबर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके से पूछा हुआ है कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना जो हो जाता है तो यह 8 गुना कितने वर्षों में होगा। तो ये हो जाएगा आपका 45 वर्षों में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि एक समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण, इस समीकरण के हिसाब से हमको y का मान बताना है। 95 का आंसर हो जाएगा 2xz बटा z प्लस x हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 96 का। 96 वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz का गुणनखंड है। इसका गुणनखंड हमको बताना है। गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। x प्लस वाई माइनस 3z एक क्वेश्चन में x माइनस वाई प्लस 3z हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी। अच्छा, क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका, कितना दिया है, एक समलंब भुजाओं की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है। समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, ऐसे करके दिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। a प्लस बी बटा 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है 98 क्वेश्चन की किसी छात्र के 6 छात्रों की आयु निम्नवत है। यह आपके इसकी आयु दे दिया है का इसका माध्यिका होगा। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका कौन होता है, माध्यिका का मतलब ये हो जाएगा आपका, इसको पहले क्रम में हम लिखेंगे। क्रम का मतलब कि जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया और 19 हो गया। इसकी माध्यिका हमको ज्ञात करना है। 16, 18, 19 हो जाएगा। तो 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर कर दीजिए, बचा ये दोनों, दोनों को जोड़ दे। 16 और 14 जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 और 14 को जोड़ेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। बटा माध्यिका का मतलब बीच में बटा 2 कर दीजिए, हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 15। ऑप्शन में है 15, हाँ ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ हम अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं मैथ का टोटल सवाल। 99 वाला क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में आनुभविक संबंध क्या है। आनुभविक संबंध आपसे पूछा हुआ है। 99 वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आनुभविक। आनुभविक क्या हो जाए, यानी इसका हो जाएगा आपका 3 माध्यिका बहुलक और 2 माध्य हो जाएंगे इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि आपसे पूछा हुआ है, यानी ये हो जाएगा 50/30% हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 101 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचक आयुक्त हैं। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचक आयुक्त हैं, कौन है, तो ये सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा की बात बता रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हम जानते हैं 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 103। अगला क्वेश्चन पूछा कि बुद्धि चरितम महाकाव्य किसने लिखा है। तो बुद्धि चरितम की बात कर लेते हैं, अश्व घोष के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या था। तो हमने आपको बताया था 2018 में प्लास्टिक पर रोक लगाने की बात कही गई थी।
प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना था। आगे बढ़ते हैं। कहा कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है, और ये आपको पता ही होगा कि 133वां स्थान रहा था। आगे बढ़ते हैं। नामपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नामपंथ की बात कर लेते हैं, मत्स्येंद्र नाथ थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक आपका हो जाएगा यक्षगान की बात बता रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूंकि आप जानते हैं कि गरबा जो है, गरबा गुजरात का है। चरकुला की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये यूपी का है। जरावा का बात कर लेते हैं, जरावा एमपी का है। और ये यक्षगान अभी हमने आपको बताया कि कहाँ का, ये कर्नाटक का है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर जो शिव मंदिर है, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों की मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? ये किसने बनवाया था? 108 का आंसर हो जाएगा आपका, ये नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा ये बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है कि मिर्जापुर प्रसिद्ध है। अच्छा, मिर्जापुर क्यों प्रसिद्ध है? तो हम आपको बता दें, वहां की कजरी बहुत मशहूर है, कजरी गीत के लिए बड़ा मशहूर है। चलते हैं 110वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। कहा है 10वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 1वां एयरपोर्ट स्थित है? 1वां एयरपोर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका है 1वां एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? 1वें एयरपोर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, सिक्किम में है। कहां पे है? सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहां स्थित है? तो ये खुर्जा में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब करंट और जीएस है कि वर्ष 2018 का रमन मैग्नेस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा, ये 2 लोगों को किया गया था, भरत वाटवानी को, एक और लोग थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। कौन थे वो? ये थे सोनम वांगचू, सोनम वांगचू थे, उनको भी जो है इस पुरस्कार से नवाजा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, 113 वाला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारतीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? भारत भारती पुरस्कार की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये प्रदान किया गया था डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 114वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई है? इसमें पूछा है कि नहीं की गई है, नहीं की गई है। 14वां का आंसर हो जाएगा आपका साहित्य। 14वां का आंसर हो जाएगा साहित्य की बात बता रहा है ये। आगे बढ़ते हैं 115वां क्वेश्चन के आपकी स्क्रीन के ऊपर आगे बताया गया है कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी, कौन थी? ते नाओमी ओसाका थी। कौन थे? नाओमी ओसाका। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था, कौन जीता था? तो ये विलेज रॉक स्टार्स ने जीता था। अगला क्वेश्चन 117वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कहा है कि दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो ये आपका आयोजित किया गया था
केटोविस पोलैंड में आयोजित किया गया था। करंट है सब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित देशों में से किसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की थी। अच्छा, ये रामायण सर्किट की बात अगर हम बात कर लें तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसके अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका नेपाल में। कहां पे? नेपाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग भली बात आंख बंद करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि शेक्सपियर भारत का जो है वो कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 120वां क्वेश्चन है, कब शामिल किया गया था? तो ये हो जाएगा 2016 में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? अगर कथकली की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कथकली की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका कहाँ का? तो ये केरल का हो जाएगा। कहाँ का? केरल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, 122वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो ये थे एक निशानेबाज थे। कौन थे? एक निशानेबाज थे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप पढ़े हैं कि 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन 124वां आपके स्क्रीन के ऊपर है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम क्या है? इसके नाम की अगर हम बात कर लेते हैं तो ट्रेन 18 ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात कर लेते हैं तो सुपर कंप्यूटर कौन सा है? यह आपका प्रत्युष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्रत्युष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? 26वें का आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका द शेप ऑफ वाटर। द शेप ऑफ वाटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा कि मानव सूचांक 2018 में भारत का स्थान है। भारत का स्थान कहाँ का है? तो भारत का स्थान कौन सा है? आपसे पूछा जाएगा कौन सा है तो आप बताएंगे साहब 130वां स्थान था। आगे बढ़ते हैं 28वां की द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका संजय बारू। कौन थे? संजय बारू थे। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 129वां का ऑप्शन हो जाएगा ये साहब नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है लिखी गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है। मिल्कमैन उपन्यास 130वां है। मिल्कमैन उपन्यास की बात कर लेते हैं तो एना बर्न साहब थे। एना बर्न थी। आगे बढ़ते हैं 131वां आपके स्क्रीन के ऊपर है। कहा जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा कि प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है? तो ये आपको पता है कि मैकडूगल साहब थे। मैकडूगल साहब। आगे बढ़ते हैं अगले। सहानुभूति 33वां क्वेश्चन 133वां कि सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता है? तो इसके करने की जहां बात आएगी तो ये हो जाएगा आपका दूसरों की परेशानियों को समझता है। सहानुभूति जब किसी को दिया जाता है तो उसकी परेशानी को समझा जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर
1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो ये आप जानते हैं, जब किसी चीज को पुरस्कार दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो वह उस काम को करने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है और प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट किस वर्ष से प्रभावित हुआ था? 21 वर्ष से, तो आपको हम बता दें कि ये 2010 से प्रभावित हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया था। यह किसने दिया था? 136वां का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका अर्बन द्वारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? यहाँ सामाजिक प्रेरक की बात कर लेते हैं तो आत्मगौरव की बात कर रहा है। आत्मगौरव एक सामाजिक है। ये सब आपका मूल प्रवृत्ति होती है, प्रेम, भूख, प्यास। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 138वां आपके स्क्रीन के ऊपर। 138वां क्वेश्चन है कि अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीके का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है, और इसी को हम कहते हैं कि सृजनात्मकता की बात ये बता रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि व्यावसायिक निर्देश का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 139वां का क्वेश्चन है कि किसने किया था? तो ये किए थे साहब पारसन साहब थे, पारसन साहब किए थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो किसको स्वीकार किया है यहाँ बात कर लेते हैं। इन्होंने सफाई और सच्चाई दोनों, इसको भी, श्रम को भी, समानता एवं सहयोग इसको भी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये आपका दिया है रीजनिंग से सवाल आपसे पूछा है कि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए डी से कैसे संबंधित है? 141वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पौत्री से संबंधित है। किससे? पौत्री से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ क्या आना चाहिए? तो अगर हम बात कर लेते हैं क्या आना चाहिए, यहाँ यम आपका 13वें नंबर पे है और के आपका 11वें नंबर पे है। यम 13वें नंबर पे है होता है, अर्थात यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सॉरी ये नहीं होगा, 13 और 11 का हो जाएगा ये, हाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 100/64 हो जाएगा इसका ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है? तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर पहुंच जाएगा? तो पहुंचाने की बात है तो ये आपका हो जाएगा 20 करनी में 2 किलोमीटर पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 144वां क्वेश्चन। 144वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड, 637 का अर्थ वी आर बैड और 358 का अर्थ गुड एंड बैड है। इस भाषा में एंड का के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो 144वां का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 8 जो संख्या है वह प्रयुक्त की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा कि किसी संकेत में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को क्या लिखा जाएगा? तो इतना को लिखने के लिए यानी 145 वाले का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ये लिखा जाएगा, लिख लीजिएगा। वैसे आगे बढ़ते हैं
संपूर्ण हल को हम लेकर आएंगे अगली वीडियो में। रीजनिंग, मैथ, इन सबों का संपूर्ण व्याख्यायित प्रश्नों के साथ हम आएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बिट का विस्तृत रूप क्या है। बिट का विस्तृत रूप क्या है, तो बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि VLE का विस्तृत रूप क्या है। VLE की बात कर लेते हैं, वर्चुअल लर्निंग इंक्वायरमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईसीटी का उद्देश्य क्या है। आईसीटी की अगर हम बात कर लेते हैं, आईसीटी आपका स्मार्ट स्कूल की स्थापना करना भी होता है, शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा, ये 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पैम होता क्या है। स्पैम की अगर हम बात कर लेते हैं, यह एक प्रकार का अवांछित संदेश होता है जो हमें प्राप्त होता है हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे बिना इच्छा के यह हमको प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये आप मोबाइल खरीदते हैं जब, तो उसमें रैम और रोम करके लिखा होता है, अर्थात प्राइमरी मेमोरी की बात कर लेते हैं तो ये रोम की बात बताएगा। 150 क्वेश्चन आपके पूरे हुए सटीक आंसर के साथ। इसके व्याख्यायित प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।